सही सुना आपने। क्राइमिया ब्रिज पर विस्फोट पुतिन की शान पर सबसे बड़ी चोट है। रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले ब्रिज पर जोरदार धमाका हुआ और पुल तबाह हो गया। ब्रिज का एक भी हिस्सा नदी में जा गिरा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस ब्रिज के बर्बाद होने से रूस की गर्दन यूक्रेन के कब्जे में आ जाएगी। धमाके के बाद ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने यह कहा है, यह शुरुआत है, रूस से अपनी हार हर चीज हम वापस लेंगे। ज़ेलेंस्की के बदले वाले ब्रिज के बाद यूक्रेन युद्ध की तस्वीर कैसे बदलने वाली है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। एक बार फिर देखिए, जब पुल पर विस्फोट हुआ तो जलता ब्रिज कैसा नजर आया। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुनिए, जिन्होंने कल ही क्राइमिया का नाम लेकर रूस को सीधी चुनौती दी थी। Прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. और फिर आधी रात के बाद क्राइमिया ब्रिज पर वो हुआ जिसे देखकर पुतिन और पुतिन की सेना की सांसें थम सी गई। घड़ी की सुइयां उस वक्त रात के 3:07 का टाइम बता रही थी। उस वक्त मॉस्को में 6:07 हुए थे। तभी पुल से गुजर रहे एक टैंकर में भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना बड़ा था कि पुल से गुजर रही ट्रेन के 7 टैंकों में आग लग गई। 7 टैंक आग में धू धू कर जल उठे। इसके बाद रोडवे ब्रिज का भी एक हिस्सा नदी में जा गिरा। इस ब्रिज को क्राइमिया पर रूस के कब्जे की निशानी के तौर पर देखा जाता है। ब्रिज पर एक जलता हुआ ट्रक दिखाई दिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ट्रक में धमाके के कारण आग लगी या धमाका ही ट्रक से किया गया। ब्रिज में मरम्मत और आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। ब्रिज को लेकर क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग हुई। जांच का आदेश हुआ। फौरन इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंच गई। अब रूस में क्राइमिया पुल पर धमाकों को क्राइम केस बनाकर जांच की जा रही है। Комитетом России продолжается расследование уголовного дела о происшествии на Крымском мосту, где в результате подрыва грузового автомобиля произошло возгорание 7 топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. हालांकि यूक्रेन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन क्राइमिया पुल धमाके पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस में सलाहकार माइखाइलो पोडोल्याकी ने ट्वीट कर बहुत बड़ा संकेत दिया है। माइखाइलो पोडोल्याकी ने अपने पोस्ट में लिखा है, क्राइमिया ब्रिज शुरुआत है, हर अवैध चीज नष्ट होगी। रूस को यूक्रेन से चुराई गई हर चीज वापस करनी होगी। हर उस चीज को खारिज किया जाएगा जिस पर रूस ने कब्जा जमाया है। इस हमले को पुतिन की प्रतिष्ठा पर प्रहार कहा जा रहा है। सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर इस बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे? क्या मॉस्को की तबाही के बाद ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन की लाइफलाइन आ चुकी है? क्राइमिया ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा हैं। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी खुलकर इस पुल को यूक्रेन के लिए एक अहम टारगेट बता चुका है और पुल पर भीषण आग लगने के बाद अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर फिर से कब्जा कर सकता है। क्राइमिया ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। ये रेलवे ब्रिज यूक्रेन में रूस के सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का मुख्य रास्ता है।
यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने क्राइमिया ब्रिज पर हुए धमाके की तुलना मॉस्को पर मिसाइल अटैक से किया है। इस ब्रिज पर यूक्रेन की नजर काफी अरसे से थी। अप्रैल महीने में ही यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन ओलेस्की डैनिलोव ने कहा था कि अगर क्राइमिया ब्रिज को निशाना बनाने के लिए हमें कोई मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। पुतिन और उनकी सेना ने जब ये चेतावनी सुनी तभी से अलर्ट मोड में थी। तब से पुतिन को कुछ ऐसी ही तस्वीरों के ख्वाब आ रहे थे। रूस को अंदेशा था कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया ब्रिज का भी वही हाल कर सकते हैं जो उनकी मिसाइलों ने मॉस्को का किया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एलिजाबेथ ने एक फोटो ट्वीट किया है और यह बताया है कि 3 महीने पहले रूस ने एक प्रोपेगेंडा के जरिए यह बताया था कि क्राइमिया की ब्रिज की सुरक्षा 20 प्रकार से की जा रही है, यानी उस ब्रिज की 20 स्तरीय सुरक्षा थी। सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही थी। मतलब साफ है कि पुतिन को अंदेशा पहले से था कि इस ब्रिज को तबाह किया जा सकता है, लेकिन रूस की आर्मी इस ब्रिज की सुरक्षा नहीं कर सकी। $3.5 अरब से ज्यादा की लागत से तैयार हुए इस पुल के 2 हिस्से हैं, यानी 2 समानांतर पुल बनाए गए हैं। इनमें एक रेल यातायात के लिए है, जिससे पुतिन तेजी से अपनी फौज की तादाद क्राइमिया में बढ़ा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार आई हैं जब रूस के टैंक इसी रास्ते से क्राइमिया तक पहुंचाए गए हैं। वहीं दूसरा रास्ता गाड़ियों के लिए है। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में यूक्रेन ने इस पर कब्जा कर लिया और फिर यहां जनमत संग्रह करा के अपना हक जताता आया है। 2014 में ही रूस ने इस पुल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2018 में इसे तैयार कर दिया। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने खुद ट्रक को चलाकर इस पुल को पार किया था। वो ट्रकों का काफिला लेकर क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने किया, जब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका और यूरोपीय संघ पुतिन के इस सीनाजोरी से बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था और आज भी वो क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानते। ज़ेलेंस्की भी बार बार क्राइमिया को वापस लेने की बात बोलकर युद्ध को खौलाते रहते हैं। इसलिए ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या बिना किसी भूमिका को कबूल किए ज़ेलेंस्की इस पुल को टारगेट करके क्राइमिया की बेइज्जती वाला बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर ज़ेलेंस्की के प्लान के तहत यह धमाका हुआ है तो इससे पूरा यूरोप खतरे में आ सकता है, क्योंकि गुस्साए पुतिन विश्व युद्ध छेड़ सकते हैं। क्योंकि इस ब्रिज की पुतिन के लिए क्या अहमियत है, इसे पूरी दुनिया जानती है। मॉस्को के मशहूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यानी MGIMO के प्रोफेसर रह चुके राजनीतिक वैज्ञानिक वोलेरी सोलोवी ने बाइडेन से भी बड़ा दावा किया है। Не может себе позволить потерпеть поражение. И у него остались в загашнике 2 инструмента. Значит, первый инструмент – это мобилизация, которую он использует. Второй инструмент – это демонстрация. Демонстрация возможностей ядерного оружия. दुनिया की नजर अब पुतिन के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार पीछे हटती जा रही है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने 1 महीने में करीब 2500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। ऐसे में यूक्रेन को जवाब देने के लिए पुतिन हमले तेज कर सकते हैं। गोली बारूद और टैंक मिसाइलों से अगर काम पूरा होता नहीं दिखा तो आशंका है कि बौखलाए पुतिन ऑपरेशन न्यूक्लियर वेपन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं।
पुतिन को इस तरह से हार पर हार मिली जा रही है कि पुतिन को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा है। पुतिन डरे हुए हैं कि पता नहीं कब, कहां, कौन, कैसे धोखा दे जाए। लेकिन एक शख्स है जिस पर आज भी पुतिन को पूरा भरोसा है और जिसको रूस की आर्मी के अंदर प्रमोशन दे दिया गया है। पुतिन के इस लड़ाके का नाम है कादिरव, जिसे अब रूस में कर्नल जनरल की रैंक दे दी गई है। कैसे अब यूक्रेन के अंदर पुतिन के नए जनरल का जलजला आने वाला है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन बेचैन है, पुतिन परेशान है, रूस की आर्मी हार रही है। पुतिन की आंखें रूस के पावर बूस्टर को ढूंढ रही हैं और पुतिन की आंखें ठहरी हैं रमजान कादिरव पर। रमजान कादिरव को पुतिन ने रूस की आर्मी में तीसरी सबसे बड़ी पोस्ट दे दी है। आखिर क्यों पुतिन ने रमजान कादिरव का प्रमोशन किया है? रमजान कादिरव ने चेचन्या के अंदर पुतिन का जन्मोत्सव मनाया है, जब रूस की आर्मी खार्किव, इज्यूम, लीमान में हार चुकी है। खेरसोन में भी रूस हार रहा है। क्राइमिया का लिंक रूस से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके पर क्या रूस में पुतिन के बर्थडे का जश्न मनाया जा सकता है? पुतिन ने अपने बर्थडे पर केक काटा है, ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं है। पुतिन ने अपने जन्मदिन पर रूस के अंदर कोई जश्न मनाने का आदेश दिया हो, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। लेकिन एक शख्स है जिसने पुतिन के जन्मदिन पर चेचन्या के अंदर आतिशबाजी की झड़ी लगा दी है। जब पुतिन जन्मदिन पर हार का मातम मना रहे थे और कोई पुतिन को हैप्पी बर्थडे कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था, तब चेचन्या के अंदर कादिरव ने पुतिन के बर्थडे का मेगा इवेंट किया। ऐसा क्यों? क्या रमजान कादिरव के पास वो फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन को फतह किया जा सकता है? आखिर पुतिन के इस खतरनाक फ्रेंड के पास क्या जादू है जिसकी वजह से पुतिन ने उनका प्रमोशन कर दिया है? हर सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूक्रेन की रणभूमि से आया एक दिल दहलाने वाला वीडियो। ये एक ऐसा वीडियो है जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है और ये चेतावनी देते हुए रिलीज किया है कि यूक्रेन के अंदर हमला करना कोई केक वॉक नहीं है। ये है वो वीडियो जिसमें रूस के कई सैनिक यूक्रेन के अंदर नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा कि रूस के 4 सैनिक रूस के एक घायल सैनिक को अपने हाथों से पकड़कर ले जा रहे हैं। तभी वहां पर एक खतरनाक विस्फोटक ऊपर से गिराया जाता है, धमाका होता है, रूस के सभी सैनिक जमीन पर गिर जाते हैं। यूक्रेन ने ये वीडियो इसलिए रिलीज किया है ताकि रूस में इस वीडियो को देखकर लोग डर जाएं। देखिए यूक्रेन के अंदर कैसे रूस के टैंक पानी में डूब गए हैं। ये है रूस के टैंकों की दुर्गति। रूस की सेनाएं 400 से ज्यादा टैंक छोड़कर भाग गई हैं और इन्हीं टैंकों से अब यूक्रेन की सेनाएं रूस पर हमला कर रही हैं। इसीलिए यूक्रेन ने कार्टून रिलीज करके पुतिन पर व्यंग बाण चलाए हैं। रूस के जनरलों की लापरवाही से परेशान होकर अब पुतिन ने कादिरव को सीधे प्रमोट कर दिया है। पुतिन ने चेचन्या के लीडर रमजान कादिरव को रूस की सेना में शीर्ष पद दे दिया है। पुतिन ने कादिरव को कर्नल जनरल का रैंक दिया है। कर्नल जनरल रूस की आर्मी में सर्वोच्च कमांड रैंक है। कादिरव ने बताया कि पुतिन ने खुद व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी दी है कि उनको कर्नल जनरल का रैंक दिया गया है। कादिरव ने कहा कि उनके लिए यह बहुत गौरव की बात है और रूस की तरफ से दिया गया ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने कादिरव को यह रैंक क्यों दी? इसकी वजह है कादिरव का वो संदेश जिसमें कादिरव ने रूस की आर्मी की पूरी पोल ही खोल कर रख दी थी। जब लीमान में रूस की फौज की हार हुई तो लीमान की सुरक्षा का जिम्मा कर्नल जनरल लैपिन पर था। लैपिन को स्टार ऑफ रूस का खिताब दिया गया। उनको लिसिचांस पर कब्जा करने के लिए पुरस्कार दिया गया। लेकिन सच ये है कि लैपिन लिसिचांस में था ही नहीं। लैपिन युद्ध के वक्त रणभूमि से 150 किलोमीटर दूर जा चुका था। 150 किलोमीटर दूर से कोई कैसे अपनी सेना को संचालित कर सकता है? कादिरव ने कहा कि ये शर्म की बात है कि लैपिन जैसे औसत अफसर को इतना बड़ा पद दे दिया गया है। जब पुतिन ने रमजान कादिरव को मॉस्को बुलाया था,
और एक खास कार्यक्रम में यूक्रेन के लोहांस्क, डोनेट्स्क, खार्किव और ज़पोरिज़िया को रूस में शामिल किया था, तब भी रमजान कादिरोव काफी भावुक नजर आया था। रमजान कादिरोव की बातों का पुतिन पर असर हुआ है। पुतिन ने रमजान कादिरोव की बातों को सही माना है। यही वजह है कि पुतिन ने खुद रूस के जनरलों से ज्यादा भरोसा चेचन्या के कादिरोव पर किया है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में मौजूद पुतिन के करीबियों से कादिरोव का 36 का आंकड़ा माना जाता है। जब खार्किव में हार के बाद कादिरोव ने यह आरोप लगाया था कि यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है उसकी सही जानकारी पुतिन को नहीं दी जा रही है। तब क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह कहकर रमजान कादिरोव की बात को खारिज कर दिया था कि पुतिन को यूक्रेन की हर घटना का अपडेट दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रमजान कादिरोव को रूस की आर्मी में उच्च पद दिया जाना रूस की आर्मी के अंदर जोश भर पाएगा? क्या युद्ध पलट जाएगा? क्या दोबारा रूस की आर्मी मोर्चों को फतेह करना शुरू कर देगी? इन सवालों का जवाब छुपा है इस तस्वीर में। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के प्रमुख डेनिस पुशलिन ने रमजान कादिरोव को स्टार ऑफ द हीरो ऑफ डीपीआर का खिताब दिया है। यह खिताब रमजान कादिरोव को इसलिए दिया गया है क्योंकि डोनेट्स्क रीजन को रूस के अंदर शामिल करवाने के लिए रमजान कादिरोव और उनकी फौजों ने जबरदस्त शौर्य और पराक्रम दिखाया था। रमजान कादिरोव अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार पुतिन की प्रतिष्ठा को करते हैं। यही वजह है कि रमजान कादिरोव ने 14, 15 और 16 साल के 3 बेटों को यूक्रेन की भयंकर रणभूमि में भेजने का फैसला किया है। जब रूस में पुतिन के जन्मदिन पर खामोशी थी, तब भी कादिरोव ने पुतिन के बर्थडे का बहुत भव्य समारोह मनाया। पुतिन के बर्थडे पर चेचन्या में गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ। चेचन्या के डांसर्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रूस का विशाल झंडा चेचन्या के अंदर लहराया गया। चेचन्या में शांति के सफेद कबूतर छोड़े गए। सारे कार्यक्रम को रमजान कादिरोव खुद मॉनिटर कर रहे थे। रूस के बड़े बड़े लीडर और अधिकारी कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। चेचन्या की जनता को भी समारोह में शामिल किया गया था। चेचन्या के लोगों ने खुश होकर वीडियो बनाए। इसके अलावा भी कादिरोव अपनी फौज के बीच गए और वहां भी अपने सुप्रीम कमांडर पुतिन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। Здоровья, семье, любовь, государство, безопасность, народ Российской Федерации, да, он объединился вокруг нашего президента. रूस के सैनिक तो भाग रहे हैं, लेकिन रूस की मिसाइलें अब भी अपना काम लगातार कर रही हैं। खार्किव के अंदर रूस ने अपनी मिसाइलों से कई धमाके किए हैं। रूस ने यह दावा किया है कि उसने यूक्रेन के अड्डों को तबाह किया है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए हैं। लीमान के अंदर से अब रूस की फौजें बाहर निकाल दी गई हैं और लीमान पूरा खंडहर नजर आ रहा है। Там я в точці дивився за будинком. В будинок зайшли, ломиком відкрили, перебрали, що їм треба, забрали і пішли. Це добре? Отож. Що скажеш кому? З ними ж битися не будеш? Ні. От і все. ऐसी स्थिति में अब लीमान के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर यूक्रेन से मिलने वाली सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। लीमान में यूक्रेन की जीत के बाद यहाँ लोग फेस्टिव मूड में हैं, लेकिन इन टूटे हुए घरों में दोबारा रहना आसान नहीं होगा। Фактично в усіх деокупованих, звільнених населених пунктах проблеми однакові. По-перше, це абсолютно completely destroyed, та це абсолютне нищення цивільної інфраструктури, нищення житла і, звичайно, в основному всім це і продиктовано. Тобто ми бачимо, що передусім потрібно людям, по-перше, कुल मिलाकर पुतिन और बाइडेन की महत्वाकांक्षाओं की जंग का भुगतान यूक्रेन के नागरिकों को करना पड़ रहा है। परमाणु बम का गिराना कोई साधारण घटना नहीं होगी। जहां ये बम गिरता है वहां की नई नस्लें तबाह हो जाती हैं। इस तथ्य की जानकारी के बावजूद पहले रूस ने और अब ज़ेलेंस्की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद ज़ेलेंस्की ने नेटो से अपील की है कि रूस के यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने से पहले नेटो को रूस पर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। ज़ेलेंस्की के इस फर्स्ट अटैक की थ्योरी की पूरी डिटेल इस खास और स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन जंग का क्या यही अंजाम होगा?
बरसेंगे एटम बम, यूक्रेन धू धू जल रहा होगा। पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा टूटेगी। ज़ेलेंस्की का परमाणु प्लान रेडी है। नेटो के न्यूक्लियर बम रूस पर बरसेंगे। परमाणु बम की काली साया से डरी दुनिया के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का नया बयान सन्न कर देने वाला है। ज़ेलेंस्की की एटम बम वाली वाणी जंग के शोलों को जलजले में तब्दील कर देगी। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने नेटो से सीधी अपील की है कि पुतिन के यूक्रेन पर परमाणु हमले का इंतजार नहीं करे। नेटो रूस पर उसके पहले ही परमाणु बम गिरा दे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सुनिए। Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки, чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान को गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके मुताबिक रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करे उससे पहले नेटो को प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी संभावित खतरे से पहले दुश्मन पर हमला कर देना चाहिए। रूस ज़ेलेंस्की के इस बयान पर भड़क गया है। रूस ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने खुद तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दिया है। रूस की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा को सुनिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शैतान के रूप में तब्दील हो चुके हैं, जिनके हाथ इस दुनिया के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि वो मॉस्को के कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के यूक्रेन के प्रयास को विफल करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है, उसके पास रूस को परमाणु के बदले परमाणु जवाब देने की शक्ति नहीं है। यूक्रेन अभी नेटो का सदस्य भी नहीं है, मगर उसे बाहर से ही समर्थन जरूर हासिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को तत्काल नेटो की सदस्यता देने का अनुरोध किया है। नेटो की सदस्यता के लिए सभी 30 देशों की मंजूरी मिलनी जरूरी है। यूक्रेन को जल्द ही संगठन की सदस्यता मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि नेटो के 9 सदस्य देशों ने यूक्रेन को बढ़ चढ़कर सैन्य मदद देने की अपील की है। ना परमाणु की ताकत है, ना रूस के मुकाबले सैनिक ताकत है, ना परमाणु रिएक्टर ज़ापोरिज़िया ही अब कब्जे में है, लेकिन ज़ेलेंस्की युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं और पुतिन की परमाणु धमकी को उन्हीं की जुबान में करारा जवाब दे रहे हैं। ये बहुत अप्रत्याशित नहीं है कि ज़ेलेंस्की एटम बम की भाषा बोले, क्योंकि जंग की जो सबसे गारंटी वाली तस्वीर है वो है ज़ेलेंस्की को अमेरिका से, यूरोप से मिल रहे हथियार, नेटो का 100% समर्थन। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की जुबान से जो बाइडेन की परमाणु हमले की चिंता जाहिर हो रही है। यूक्रेन को डॉलर और हथियार से मालामाल करने वाला बाइडेन प्रशासन भी पुतिन के एटम बम वाले बयान पर मंथन कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन तब मजाक नहीं कर रहे थे जब वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात करते हैं। आखिरी बार क्यूबा के मिसाइल संकट के दौरान हमने आर्म एडजन वाली स्थिति देखी थी। पुतिन के न्यूक्लियर धमकियों को अमेरिका गंभीरता से ले रहा है, जबकि यूक्रेन जरूर इन धमकियों को डराने वाली रणनीति बता रहा है।
लेकिन पुतिन को भय पैदा कर वर्चस्व स्थापित करने वाले नेता के तौर पर नापना प्रेसिडेंट जेलेंस्की की बहुत बड़ी भूल भी हो सकती है। प्रेसिडेंट बाइडेन के बयान को बारीकी से समझिए। जो बाइडेन ने जोर देकर कहा है कि दुनिया आर्म एजेडन के करीब पहुंच गई है। असल में आर्म एजेडन शब्द बाइबल में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है दुनिया अपना आखिरी युद्ध लड़ने वाली है। इसे सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। जमीन पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पुतिन यूक्रेन मोर्चे पर मात का जश्न नहीं मना सकते और आलम यह है कि रूस के पास सैनिक, हथियार और रणनीति तीनों की कमी दिख रही है। ऐसे में न्यूक्लियर अटैक युद्ध के दौरान हमेशा ट्रिगर पर रहता है। सवाल है, जब पूरी दुनिया शांति 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 की अपील कर रही है, तब पुतिन के परमाणु वाले बयान पर जेलेंस्की परमाणु वाला जवाब क्यों दे रहे हैं? हालांकि जेलेंस्की की चिंता बेवजह नहीं दिखती। परमाणु बम गिराने की आशंका खुद पुतिन ने पैदा की है। हारते यूक्रेन की हाहाकार मॉस्को में गूंज रही है और ये बहुत अचंभे वाली बात नहीं होगी कि पुतिन क्रेमलिन में एटम बम का रेड बटन ऑन कर दें। लेकिन इसके साथ ही ये भी परम सत्य है कि पुतिन परमाणु बम गिराने का मतलब समझते हैं। सवाल है, फिर रास्ता क्या है? क्या महासंहार का बिगुल बज चुका है? कौन होगा उस महासंहार का जिम्मेदार जिसमें जलेगा यूक्रेन और रूस लेकिन स्वाहा होगी मानवता? 21वीं सदी की वो मानवता जो वर्चस्व की जंग में अपनी संतानों को पीस देने के लिए बेकल है। जो बाइडेन पुतिन को यूक्रेन जंग में एक्सपोज करना चाहते हैं। पुतिन नेटो को रोकने के लिए यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं और पुतिन नेटो से रिश्ता जोड़ने के लिए रूस से जंग लड़ रहे हैं। मतलब घूम फिरकर लड़ाई नेटो यानी अमेरिका और रूस के बीच सिमटती जा रही है। पुतिन के न्यूक्लियर अटैक की सूरत में यूक्रेन की ओर से अमेरिका ही जवाब देगा। लिहाजा बाइडेन प्रशासन की उंगली भी उन मिसाइलों पर है जो रूस की ओर रुख किए परमाणु हथियारों से लैस खड़ी है। वैसे दुनिया भर के कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जब भी जंग हार रहे होते हैं, जब उन्हें लगातार झटके पर झटके लगते हैं, पुतिन की तरफ से परमाणु हमले वाली धमकी दी जाती है। परमाणु धमकी से पुतिन अपने देश को ही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि रूस किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था, पुतिन कहते थे कि 72 घंटे के भीतर यूक्रेन को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन अब ये युद्ध 8 महीने पुराना हो चुका है। रूस ने अपने हजारों सैनिक गंवा दिए। जमीन पर स्थिति पुतिन के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। जानकार मानते हैं कि इस वजह से भी पुतिन लगातार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी ही सही, लेकिन क्या इस चेतावनी को हल्के में लेने की भूल करनी चाहिए? वो भी तब जब पुतिन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, जब यूक्रेन के बहाने अमेरिका जीत का जश्न मना रहा हो, जब जेलेंस्की को मात देने के लिए रूस के हथियार एक के बाद एक धराशायी हो रहे हो। परमाणु बम कोई 1, 2 या 5 मिसाइलों का हमला नहीं है। इससे हुई बर्बादी का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आ चुका है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया में जनमत संग्रह कराने के बाद अब पुतिन न्यूक्लियर अटैक की ओर बढ़ रहे हैं। पुतिन के परमाणु अटैक की थ्योरी को पुतिन के एक्शन भी सपोर्ट करते हैं। रूस की सबमरीन बेलगोरोड जो कि परमाणु मिसाइलों से लैस है, पुतिन ने उसे मूव करने का ऑर्डर दिया है। इस पनडुब्बी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये किसी भी बड़े शहर को पल भर में राख के ढेर में बदल दे। दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बेलगोरोड की लंबाई 604 फीट है, जो 6 परमाणु टॉर्पीडो से लैस है। बेलगोरोड पनडुब्बी 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जो समुद्र के भीतर 1700 फीट गहराई तक जा सकती है। इस पनडुब्बी का सोनार से पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसे रूस का अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी नाम दिया गया है। बेलगोरोड पनडुब्बी के कप्तान सीधे राष्ट्रपति पुतिन को रिपोर्ट करते हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बेलगोरोड के परमाणु टॉर्पीडो में से किसी एक का भी इस्तेमाल किया जाता है तो समुद्र में रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है।
कहा जा रहा है कि नाटो ने रूस बेलगोरोड के मूवमेंट को लेकर अपने सदस्यों को डेंजर सिग्नल भेजा है। पुतिन वैसे नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो अपनी धुन के पक्के हैं। अपनी जिद से जीतने की आदत वाले पुतिन के सामने यूक्रेन जंग खत्म करने के विकल्प धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लिए हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब यूक्रेन उन टैंकों से ही रूस को मात दे रहा है जो टैंक उसने रूस के सैनिकों से छीना है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 440 मैन बैटल टैंक पर कब्जा किया है। रूस के 650 आर्मर्ड वाहनों को भी यूक्रेन ने रूस से छीना है। अब यूक्रेन की आधी से ज्यादा टैंकों की ताकत रूस के ही टैंक है। मतलब पुतिन के हथियार से ही ज़ेलेंस्की पुतिन को मात दे रहे हैं और अब तो पुतिन की तरह ज़ेलेंस्की भी परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की के बयान की निंदा होने के बाद उनके एडवाइजर को बीच बचाव में उतरना पड़ा है और ज़ेलेंस्की के बयान का मतलब क्या है ये समझाना पड़ रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का नाटो से न्यूक्लियर अटैक की अपील वाले बयान ने अपना काम कर दिया है। परमाणु हमले की सुलगती आग में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी घी डाल दिया है।